नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महादंगल देखना आप शुरू कर चुके हैं और आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा और उसके बाद कल बीती देर रात राज्यसभा से पास हो गया, बिल्कुल कानून बनने की तैयारी में है, क्योंकि राष्ट्रपति के एक दस्तखत के बाद आपको बता दें वो कानून बन जाएगा और उसके बाद देश के हर एक नागरिक पर वो पूरी तरह से मान्य होगा। कल देर रात तक राज्यसभा की कार्रवाई चली और आपको बताते चले 2:32 के आसपास उस बिल पर फाइनल मोहर लग गया, जब बड़े मैंडेट के साथ उसको पास कराने में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूरी तरह से कामयाब रही। बिल के विरोध में कल दिन भर हमने देखा किस तरह से विपक्षी दलों की ओर से अपने अपने तर्क रखे गए, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो संख्या बल के लिहाज से चाहे परसों लोकसभा की बात करें या फिर कल राज्यसभा की बात करें, दोनों ही जगहों पर एनडीए ने बाजी मार ली है। लेकिन अब वक्फ बिल को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई की बड़ी तैयारी में एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तीसरी तरफ एमआईएम और इसके अलावा और भी तमाम ऐसे संगठन है। डीएमके की ओर से भी आवाज बुलंद की गई है कि अब सड़क से लेकर कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि इसके पहले भी कई बिल का विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उस पर विरोधी दलों को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये मुस्लिमों के हित में लाया गया मोदी सरकार का बिल है, जिससे गरीब मुसलमानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। संसद की लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है। कोर्ट का फैसला क्या होगा आगे आने वाले दिनों में जब सुनवाई होगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन लगता नहीं है कि इस देश की सियासत फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी थमने वाली है, क्योंकि बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की ओर से पहले लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में बिल का समर्थन किया गया और इसको लेकर अब नीतीश कुमार के आरएसएस की ड्रेस में एक पोस्टर आरजेडी की ओर से लगाया गया है, पहले सोशल मीडिया पर और उसके बाद उसको वायरल किया जा रहा है और इसके जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि जब बारी मुसलमानों का साथ देने की आई तो नीतीश कुमार ने यहां पर फिर से पलटी खाई और इसी वजह से मुसलमान इस बार उनको वोट नहीं देगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले उद्धव ठाकरे जिन्होंने संसद के भीतर इस बिल का विरोध किया, उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से तमाम खामियां गिनाई गई। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र में जरूर कहा गया कि बिल के कुछ प्रावधान अच्छे हैं और वो जरूरी भी है, लेकिन अब वो हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। ये कहा जा रहा है कि बाला साहब के बेटे जिनको हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, वो अब मुसलमानों के रहनुमा बन गए हैं और मुसलमान को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये जो राजनीतिक लड़ाई चली हुई है और आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में भी इसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उसको लेकर अब विरोधी दल जबरदस्त तरीके से निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हार इस बार बिहार में तय है। तो उद्धव ठाकरे हिंदुओं के निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को जवाब दे रही है। तो कोर्ट की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आज पूरे दिन वार पलटवार इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से किया गया, एक दूसरे को सही बताने की कोशिश की गई है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। The bill is passed. मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। क्या आप भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं। आपकी पार्टी में भी जो कुछ लोग शायद मुस्लिम नेता खुश हैं क्या? ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ, खबर होना चाहिए ब्लॉक स्तर का खबर, ब्लॉक स्तर का डिजिटल चैनल खबर करता है, उसको राष्ट्रीय पे उठा के घुमा। एक ज्वालामुखी फूट चुका है जनता दल में, उससे खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। नीतीश जी अचेत हैं और गिरगिट तो बदलने में थोड़ा वक्त भी लगाता है तो तुरंत बदल देते हैं। ये तो आरएसएस की नीतियों पर चल रहा है, हाफ पेंटियर बन गए हैं। ये बदहवासी और बौखलाहट है। नीतीश कुमार जी को किसी पोस्टर के जरिए आप अगर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 14 करोड़ बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। राजद जैसे पार्टियों की दुकान बंद हो। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। उद्धव ठाकरे के ऊपर मुस्लिम संगठनों का इतना भयंकर दबाव था कि तमाम सांसदों पर जबरदस्ती दबाव डाल के दोनों सदनों में विधेयक के खिलाफ वोट करवाए कि उद्धव ठाकरे जी
उनको मुस्लिम हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाएगा। ऐसे इस प्रकार के बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होते। 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है ज्यादा, उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हमारे अधिकारों को कैसे रोक सकते हो? आप कैसे हमारे साथ ये कर सकते हो कि आप धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का काम करते हो? कोर्ट में जाने से रोका किसने उनको? जाए ना, न्यायालय जाएंगे तो सरकार अपनी बात कहेगी और निश्चित रूप से विजय होगा। तो वक्फ संशोधन बिल को संसद से पास कराने में एनडीए को पूरी तरह से कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन आपको बता दें मुस्लिमों को लेकर सियासत इस देश में अब नए सिरे से आगे बढ़ी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा महादंगल में करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं। शाहना एनसीजी नेता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए अब उद्धव ठाकरे पर आप लोग कितना भी निशाना साध लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है संख्या बल में भले ही लोकसभा और राज्यसभा से बीजेपी ने बाजी मार ली हो, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और बीजेपी वहां पर औंधे मुंह गिर जाएगी। ये दावा किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, एमआईएम की ओर से और दूसरे दल भी बोल रहे हैं। तो अब कोर्ट से मुश्किलें बढ़ेंगी क्या आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करते हुए अदालत में जाकर इस विधेयक को, जो कालांतर में कानून में तब्दील हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर चुनौती देना चाहता है तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उसका उत्तर जो है सरकार देगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, पसमानदा को, उनका हित इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल के माध्यम से साधने में सफल होंगे। जो इसमें बाधाएं पैदा करना चाहते हैं, बाधाएं संवैधानिक मार्ग से खड़ा करने का उनका अधिकार है। बस वो हिंसा की धमकियां न दें, इतनी ही उनसे अपेक्षा है कि अराजकता फैलाने की धमकियां ना दें, हिंसा फैलाने की धमकियां ना दें। लोकतांत्रिक मार्ग से, अहिंसक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से इस विधेयक को चुनौती देना उनका अधिकार है। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिमों के अधिकारों की लड़ाई की जो बात आप लोगों की ओर से बार बार कही जा रही है प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं मुसलमानों का हक छीन लिया जा रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो एक सांसद तो बनाती नहीं है अपने, और मुसलमानों की रहनुमा होने का दावा कर देती है। इस पर भी आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। एक नुमाइंदगी तो है नहीं मुसलमानों की आप लोगों के पास, और आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए मैं पूरा प्रश्न आपका सुन नहीं पाया, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी। एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगी क्या चित्रा जी? मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए कल हमने देखा था कि एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनकी ओर से राज्यसभा में अपनी बात की गई, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक आपके यूपी में मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन जब ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, चुनाव लड़ाने की बात आती है, आप लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। केंद्र में एक कोई मंत्री है नहीं मुसलमान, तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की जब बारी आती है तब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैक कर लेती है। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़े बड़े दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। फिर कैसे कोई भरोसा करे कि नई सरकार जो दावा कर रही है उसके दावे में वास्तव में दम है? देखिए मुस्लिम हमारी तरफ से चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं। आप तो जानती हैं कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस देश का शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। आज भी राज्यसभा में हमारे जो हैं मुस्लिम समुदाय के जम्मू एवं कश्मीर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके सदस्य राज्यसभा में हैं। हमने केरल से जो है, जहां पर जो है बहुसंख्यक जिन सीटों पर बहुसंख्यक समुदाय के रूप में भी मुसलमान हैं, वहां से भी हमने जो है केरल से भी प्रतिनिधि उतारे थे चुनाव में। अब उनको सफलता मिलनी नहीं मिलनी अलग बात। अब अल्पसंख्यक समुदाय में हम अगर बौद्ध समुदाय के लोगों को, सिख समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व तो है ना। अब हमेशा जो है पारसी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, यहूदी को भी प्रतिनिधित्व नहीं है। बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, लेकिन उनके कल्याण करने का अधिकार तो हमारा है ना। क्योंकि जो निर्वाचित होता हमारा जनप्रतिनिधि, वह किसी समुदाय विशेष का ही कल्याण करेगा, ऐसा नहीं होता है।
सारे समुदायों का कल्याण करेंगे। तो हम अल्पसंख्यक समुदाय में, विशेष करके मुस्लिम समुदाय में जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ऐसे अकुशलता है, ऐसी चीजों को दूर करने का प्रयास, हम इतनी बड़ी जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसका सदुपयोग करके अगर हम गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, करने का हमने प्रावधान किया है, हम महिलाओं का अधिकार सुरक्षित करने का प्रावधान किया है, सस्ती चिकित्सा और मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान किया है, तो मुझे लगता है इससे सशक्तिकरण होगा मुस्लिम समुदाय का, विशेष करके पसमानदा का, गरीबों का और महिलाओं का। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, विरोध किस बात का है? हाँ, अब मैं इसका जवाब ले लेती हूं। अतुल लोंढे पाटिल जी, देखिए लोकसभा और राज्यसभा से तो बिल को पास करा लेने में आराम से कामयाबी मिल गई। बीजेपी के भी कुछ सांसदों ने बाद में साथ दे दिया राज्यसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में अब सवाल यह है कि देखिए आप लोगों की ओर से कितना भी हंगामा अब किया जाए, क्योंकि इसके पहले 370 के मुद्दे पर भी कोर्ट का दरवाजा कई लोगों की ओर से खटखटाया गया, लेकिन वहां पर क्या हुआ? यही कारण है कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा कर देख लीजिए, कुछ होना जाना है नहीं। और ये गरीब मुसलमानों के हक में लिया गया सरकार का फैसला है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से अतुल जी क्यों देखा जा रहा है? देखिए चित्रा जी, अभी प्रेम भैया कह रहे थे कि संवैधानिक कदम है, आप उठा सकते हो, जा सकते हो, अहिंसा से काम करो, लोकतांत्रिक तरीके से आपको जो है सब कुछ करने का अधिकार है सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो इस बिल के खिलाफ है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद जी को कैसे पता कि न्यायाधीश और न्यायालय के मन में क्या है? उन्होंने कह दिया कुछ होना जाना कुछ नहीं है। पहले से तय है क्या? पहले से तय है? हम तो सब सोच रहे हैं। कल किरण रिजिजू जी झूठ बोल रहे थे, तो किरण रिजिजू जी ने जो भी बातें की उन सारी बातों को हमने सामने रखा, और सामने रखने के बाद जब गोगोई जी ने कहा एक 3(1), 3R, 96, 97 सारे उनकी गलतियां जब बताई सेक्शन वाइज, वक्फ बाय यूजर को लेकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर सारी चीजें जब सामने रखी और बताया गया, और उनको कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो ऑथेंटिकेट किया नहीं। इसमें मंशा क्या है आप समझ लीजिए चित्रा जी। विनोबा भावे जी आप जानते हैं, भूदान की इतनी बड़ी मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, वो कहते थे सब भूमि गोपाल की, और हमारे मोदी जी है वो कहते हैं कि सब भूमि मेरे दोस्तों की। आज वक्फ की बारी है, मुसलमानों की बारी है। कल मंदिर, मठों, गिरजाघरों, चर्च, गुरुद्वारा, इनके जमीन की बारी नहीं आएगी, ये कैसे, कौन कह सकता है? आपने कहते हो कि आपको गरीब का कल्याण करना है, पसमंदा समाज है, गरीब है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर आप यूपीएससी में जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलती थी, जो 10th के बाद स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सारे स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया? आपने जो प्रावधान था, बजटरी प्रोविजंस जो थे, वो बजटरी प्रोविजंस 2022, 23, 23, 24 में आपने कम क्यों कर दिए हैं? ये सारी चीजें जो है वो सामने दिखता है कि आपकी मंशा कुछ हो रहे हो और आप बता कुछ रहे हो। और ये सारी चीजें जो है जब पार्लियामेंट की डिबेट में सामने रखी गई तो ऑथेंटिकेट किया नहीं। हिंदू बोर्ड तो है नहीं ना, डिबेट की गई, हिंदू बोर्ड की तो मांग की जा रही है पाटिल साहब, ठीक है, हिंदू बोर्ड तो है नहीं, तो फिर उसकी जमीन कैसे लेंगे ये लोग? हिंदू बोर्ड तो है नहीं। आपको अभी हमने देखा कि महाकुंभ में किस तरह से बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया गया कि जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड भी बनाया जाए। तो उधर तो जमीन लेने या देने का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ पर देखिए संसद भवन, जिस संसद भवन से पास हुआ है उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया था। इसके अलावा देश के न जाने कैसे कितने ज्यादा ऐसे हिस्से हैं वक्फ को जो असीमित ताकत दे दी गई थी 2013 में, उसी का जिक्र तो एचएम भी कर रहे थे गृह मंत्री। उनकी ओर से कहा गया कि 2013 में इतनी असीमित शक्तियां अगर नहीं दी जाती तो आज हमें उनकी शक्तियों को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो कहीं भी उठकर वक्फ बोर्ड के लोग बता देंगे हमारी जमीन है, अब बेचारे जिसकी जमीन है वो साबित करता रहे कि नहीं, तो उस पर यह लगाम लगाने की कोशिश की गई है ना अतुल जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। 2013 में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये सारे लोग थे। 2010 में लालू जी ने कहा था, लालू जी भी थे, और सारे लोगों ने कंसेंसस के साथ बिल पास किया था जी। और तब रिगरस इंप्रिजनमेंट जो थी, जो सजा थी वो रिगरस थी 2 साल की, वो हटा दी है, उसको सिंपल कर दिया है 6 महीने का। और जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसे अभी नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है। अब बताइए मुझे, क्या पहले क्या था और अभी क्या है? पहले भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सेक्शन 96 और सेक्शन 97 दोनों को अधिकार थे डायरेक्शंस बोर्ड को देने के। अब बताइए, पहले बोर्ड जो है वो इलेक्टेड था, अभी बोर्ड नॉमिनेटेड कर दिया है। पहले बोर्ड को अधिकार था, अब कलेक्टर को अधिकार दे दिया है।
पहले ऐसा कभी नहीं था कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हैं। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कई मसले जो है वो आज भी पेंडिंग है और उसके ऊपर आज भी जो है बातें चल रही है। अभी रुक जाइए, थोड़ा मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। ये जो सेक्शन 83 सबसेक्शन 9 है, हाँ, नहीं, वो गलत उसमें इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट का रोल है। एग्रीड पार्टी कुछ क्लॉज थे, हर एक मामले को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, उसमें कुछ क्लॉज हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। हाई कोर्ट में बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन उसमें बकायदा कुछ क्लॉज थे। हर मामले को लेकर आप हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटा सकते। अतुल जी, चाहे आपका मामला हो, हमारा मामला हो, हम लोग आराम से कोर्ट का दरवाजा किसी भी मुद्दे को लेकर खटखटा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे कानून तय कर दिए गए थे। इसी वजह से तो असीमित शक्तियों की बात की जा रही है। बोले सर, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। जल्दी से बोलिए सर, बोलिए। तो अभी ऐसा है कि आप प्रैक्टिसिंग, आपने मंदिरों की बात की, मंदिरों को भी जमीन दी गई है। राजाओं महाराजाओं ने, जो महिलाएं रहती है, जो समाज में लोग हैं जिनका कोई नहीं है, तो मंदिरों को चलाने के लिए कई सारी सैकड़ों एकड़ की जमीनें मंदिरों को दी है। मठों को, मंदिरों को पैसे भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था जो एंडोमेंट है वहां पर मठों का, उसमें पैसे 40% जो है वो कमीशन मांगा गया था। इसके ऊपर डिंगालेश्वर महाराज ने जो है आपत्ति जताई थी रिटर्न लिखकर। तो ऐसा मत कहिए कि नहीं है, बात यह है कि मंशा की है। ठीक है, बात मंशा की है। हाई कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, हर जगह जाने की बात थी। क्या हिंदू बोर्ड है इस देश में? देखिए, मंदिरों का मामला नहीं है, मस्जिदों के लिए सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं है ना सर। फिर वही बात, देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर, कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या इस देश में हिंदू बोर्ड है? मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इस देश में हिंदू बोर्ड काम करता है? हिंदू बोर्ड अगर काम करता तो फिर ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग क्यों जाते प्रयागराज में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराने की? सरकार हमारी बात माने। मंदिरों को जमीन दान में देना एक अलग बात है, और एक बोर्ड बन जाना ताकि हिंदुओं से जुड़े हुए हर मामले को देखे, दान पुण्य से जुड़े हुए हर मामले को देखे। सर, दोनों चीजें अलग अलग है, मुझे लगता है कि दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर आप आगे जवाब दीजिएगा। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या हो जाएगा आरजेडी अगर नीतीश कुमार के इस तरह के आरएसएस के कपड़ों में? गलत कह के आगे नहीं जा सकते हो चित्रा जी, आप गलत कह के आगे नहीं जा सकते। 10 सेकंड दीजिए, गलत चला जाएगा। बोलिए। ठीक है, किस मामले में मैं गलत बोल रही हूँ? बोलिए सर, बोलिए दिल्ली का मसला उठाया, बोलिए जल्दी से। और आपने मंदिरों का मसला उठाया। हमें मंदिरों का भी डर लगता है, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट जो है, ट्रस्ट एक्ट में बहुत बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए, बोर्ड और ट्रस्ट, इसका अंतर दिखाकर धोखा नहीं है, ये कहना गलत है। हमें पता है देश की सारी संपत्तियां किसको दी जा रही है, सब देख रहे हैं। और दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी की आपने बात की, वो 1910 की बात है। अंग्रेजों के साथ इन्होंने लड़ाई की थी जब इनको ल्यूटेंस बनाना था। तो ल्यूटेंस बनाने के वक्त इनको पता चला कि अंग्रेजों को कि ये इसमें मस्जिदें हैं, दरगाह है, इमामवाड़े हैं, तो उन्होंने उस जमीनों को छोड़ दिया था। 70 से लेकर 70, फिर 54, हर बार ये बात हुई। और 2013 में कंसेंसस के साथ जहां मजारे हैं, मस्जिद है, ईदगाह, इमामवाड़े, वही जमीनें दी है। तो ये गलत फहमी मत फैलाइए कि संपत्ति दी है या संसद अपना कह लेंगे, ये सारा झूठ था। और ये सब सवाल पूछा गया किरण रिजिजू जी से कि इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो किरण रिजिजू ने क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोगों ने इस पर डिबेट की है, संसद भवन को लेकर दावे किए गए थे, हम लोगों ने डिबेट की है। तो लोडे पाटिल जी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो, ठीक है। नवल किशोर जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरएसएस का कपड़ा पहनाकर नीतीश कुमार के पोस्टर लगा देंगे, क्या हो जाएगा इससे? नवल किशोर जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी, आप अपनी बात करिएगा, बाकी लोगों की जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। नवल किशोर साहब। नहीं चित्रा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसका कंटेंट और इंटेंट दोनों कम्युनल है, और पिछले 11 साल से यही कोशिश कर रही है कि वो पूरे देश को कम्युनल स्टेट में झोंकने का कोशिश करे। नीतीश कुमार ने तो खुद ही कहा था कि संघ में, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और भाजपा में नहीं जाएंगे। तो संघ में जाने का और मिट्टी में मिलने का संकल्प पूरा हुआ। यही बात आरजेडी कर रही है, इसमें गलत बात क्या है? किसी को गलत इसमें लग क्या रहा है? सही बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी अपने आप में नहीं है। आपने उनको मंच पे देखा होगा, सदन पे देखा होगा, महिलाओं के संबंधित टिप्पणी में देखा होगा। वैसे तो वो पूरी तरह से मेंटल स्टेट में सही में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो लोग हैं जो कि पिछलग्गू हैं,
भारतीय जनता पार्टी के, वो तय कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने सेंस में होते कम से कम तो ये काम नहीं करते। आज जो लोग बोल रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं। कब गाली देंगे, कब क्या बोलेंगे, उनको खुद ही नहीं पता है। यहाँ पर सवाल ये है कि आप एकाएक, आपको जब पूरा हिंदू मुस्लिम करते करते पूरे देश को आपने कम्युनल, और आपके अपने लोग भी को भी लगने लगा कि ये 2 करोड़ नौकरी के बदले कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं, ये 15 लाख रुपया के लिए कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। अरे आपको गरीबों की चिंता है, गरीब गुरबों की चिंता है, तो ओबीसी में सबसे ज्यादा गरीब है, आप उसका जातीय जनगणना नहीं कराते हैं क्योंकि आप जानना नहीं चाहते हैं कि गरीबों की स्थिति क्या है। बिहार में जातीय जनगणना हुई तो पता चला ना कि 94 लाख परिवार गरीब है, भूमिहीन है। उसके हित के लिए, उसके विकास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हाँ। उस समय नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि ये महापाप है, हमारे लिए तो जाति है ही नहीं, हमारे लिए जाति कौन है, महिला है, मजदूर है, युवा है, यही जाति है हमारे लिए। जिस जाति का जनगणना करा के थोड़ी ना गरीबी पता चलेगी सर। आप घूम लीजिए बिहार में अलग अलग हिस्सों में, बिहार में अलग अलग हिस्सों में घूम लीजिए सर। पिछले 35 सालों से तो पिछड़ा चेहरा है, पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गरीबी सर, जाति देखकर गरीबी तय मत कीजिए, गरीबी को आर्थिक आधार पर तय कीजिए। नवल किशोर जी, मुझे लगता है ना कि बार बार ये जाति लाकर आप लोग मामले को जो ट्विस्ट देते हैं। अभी तो वक्त बोर्ड पर बात हो रही है, अभी तो वक्त पर बात हो रही है, अभी तो वक्त पर बात हो रही है। हाँ उसी, अरे तो उसमें आप, अच्छा उसमें आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने कहा कि भ्रष्टाचार है इसलिए रिफॉर्म ला रहे हैं, फिर कहा कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना है इसलिए ला रहे हैं, फिर कहा है कि गरीबों के साथ न्याय करना तब दे रहे हैं, फिर कहा पसमंदा मुसलमान के साथ। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं एक बार में तो बताओ। आप लोगों को डिवाइड, कम्युनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। जिस मुस्लिम के आधार पे आपने उनको मारा है, वीर हिंसक, दंगाई लोग, दंगा राज करने वाले लोग कब से विकास करने लगे, और वो भी कम्युनल आधार पे। कम्युनल आधार पे कभी विकास हो ही नहीं सकता है। जातिगत गैर बराबरी को देखना है तो जातीय जनगणना करना पड़ेगा, उसमें सब लोग आएंगे। उसमें आप कहां उसमें पीछे हटते हैं? आप तो ये कहते हैं कि हम जनगणना करा तो ली, जातिगत जो सर्वेक्षण था वो करा तो लिया बिहार सरकार ने, उसके बाद हो गया क्या बदलाव वहां पर? हाँ, फिर जातिगत सर्वेक्षण तो हो गया, उसके बाद हो गया ना बदलाव। फिर तो आपको नीतीश कुमार की पीठ थपथपानी चाहिए। चित्रा जी, आपको भी लगता देश का, अरे देश का छोड़िए, बिहार ने तो करा दिया था ना सर, बिहार ने तो कराया था ना। क्यों देश को छोड़ दें? आपका क्या बात करते हैं चित्रा जी? जब मंदिर की बात होगी रिजर्वेशन दीजिए। अरे भाई, पहले अपना राज्य सुधार लीजिए, उसके बाद देश की बात कीजिएगा। नवल किशोर जी, पहले बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हो गया, और जातिगत सर्वेक्षण के बाद बिहार नंबर 1 हो गया, और बिहार नंबर 1 हो गया तो वो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया। कैसी बातें करते हैं सर आप? जातिगत सर्वेक्षण के बाद क्या बदल गया? जातिगत सर्वेक्षण के बाद क्या बदल गया? उस पर नहीं जाएंगे, वक्त पर ही रहते हैं, वक्त पर ही रहते हैं, वक्त पर ही रहते हैं। वो उनका नेतृत्व नहीं सर, अब भगवान से सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन गरीब लोगों से सीधा संपर्क है, क्योंकि बिहार की मैं बहुत रिपोर्टिंग करती हूँ, और मैं जाति देखकर गरीब देखने नहीं जाती हूँ। गरीब लोगों की हालत उनको देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं सर। गरीब लोगों की हालत जब बाढ़ आती है ना, और लाखों का घर गिर जाता है और 6000 रुपए उनके जेब में जाते हैं, तो पता चल जाता है। गरीब लोगों के घर में रहन सहन देखकर पता चल जाता है। आप जाति देखिए सर, जाति देखकर मैं गरीबी नहीं तय करूंगी। ठीक है सर, अब मुझे लग रहा है कि मैं आ जाती हूँ अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास। अरे अभिषेक हो गए सर, अरे 4 लोग और हैं हमारे साथ, उनको भी बोलने देना है, नहीं तो वो भी हमको यही आरोप लगा देंगे। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब नीतीश कुमार को लेकर मुद्दा तो बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब बारी आई उनका साथ देने की तो यहाँ पर पलटी मार गई जेडीयू। अभिषेक झा जी, तो किसने कह दिया चित्रा जी कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलता था, नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा? वैसे तो नीतीश कुमार जी वोटों की चिंता नहीं करते, वोटरों की चिंता करते। और एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग बड़ा पोस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हालांकि इनकी सीमा ही वही तक है। आप अपने जीवन काल में कभी कोई काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपने भी पत्रकारिता की शुरुआत की होगी, शुरुआती दिनों में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन भी लोगों ने आपकी मदद की होगी, उनकी एक खास जगह आपके दिल में हमेशा रही होगी। मानती है आप इस बात को? हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जिस भारतीय जनता पार्टी से, जिस आरएसएस से इतनी तौबा कर रहे हैं ये राजद के लोग, लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से ही बने थे। नीतीश कुमार जी की तो पार्टी के अंदर महती भूमिका थी ही, लेकिन बाहरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिलता। तो 1990 में तथाकथित सामाजिक न्याय वाले
लालू प्रसाद यादव की सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बने। आज इतनी तौबा है। दूसरा, वो कहते हैं ना कि जिनमें सामने से लड़ने की ताकत और क्षमता नहीं होती है, वही लोग इस तरह की ओछी और चिरकुट वाली एक्टिविटीज करते हैं। क्या है इस पोस्टर के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि भाई आप में क्षमता नहीं है कि आप तथ्यों पर हमसे बात कर सके, तो आपको लगता है कि इसी हिसाब से आप हमें नीचा दिखा देंगे। और चित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप खूब रिपोर्टिंग करती हैं बिहार की, और किसी भी मीडिया के लोगों से आप पूछ कर आइए, वो आपको बताएंगे कि गरीब तबके के जो मुसलमान हैं, जो बेवाएं हैं, उनके मन के अंदर की अनुभूति क्या है, उनको कितनी खुशी हो रही है कि हाँ, जो रसूखदार उस समाज के लोग जो कब्जा करके बैठे हुए थे, उनसे ये हक छीना जा रहा है। आपको याद होगा 3 तलाक का मसला, जिस बेटी पर, जिस बहन पर वो 3 तलाक का अभिशाप पड़ता था, उसका दर्द आप एक महिला ही समझ सकती है। जब वो बिल पास होता है, कानून आता है और सब कुछ सुचारू होता है, तो कितना बेहतर होता है। और उसी भारतीय जनता पार्टी को, हमारी पार्टी को तो मिलता ही है, भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी जीत कर आते हैं। कैसे जीत कर आते थे? अरे होता यही होगा कि शौहर को पता नहीं चलता होगा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो किसको वोट देकर के आ रही है। तो इस एनालिसिस में नहीं पड़ेंगे ये लोग क्या करेंगे, सुबह उठे, कुछ काम नहीं समझ में आया, चलो पोस्टर लगा देते हैं। और रुक जाइए ना, नवल जी बहुत कुछ बोल रहे थे। लालू जी के सपने को एनडीए ने, हम लोगों ने मिलकर पूरा किया, और इतना ही ये वफ के समर्थन में अभी थे। तो भाई लालू जी ने 2010 में इतना खंडन क्यों किया था, चिल्ला चिल्लाकर क्यों कहा था कि भाई इसमें तो खूब लूटपाट होती है। मोबाइल 2013 का वर्जन अभी तक यूज कर रहे हैं क्या नवल? 2013 का मोबाइल अभी तक, उस वक्त अच्छा रहा होगा मोबाइल, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 में भी जो एंड्रॉइड सेट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन क्या 2025 में हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? अरे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप कहिए, लेकिन 2020 में मुसलमानों का वोट बहुत कम हो गया ना। एनडीए को मिला 5%, चिराग पासवान को मिला 2%, बड़ी तादाद में चला गया महागठबंधन के साथ। तो आप लोगों को डर है कि भाई मुसलमान वोट कर नहीं रहा है, और पता चले कि अगर हम ज्यादा इधर साथ भी नहीं दिए तो हो सकता है इधर वाला वोट भी छिटक जाए। तो ये एक बड़ी राजनीतिक विषय है ना सर। बड़ी बड़ी बातें कितने भी कर लीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। 2020 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2024 में भी लोकसभा में विपक्षी दलों को जहां पर जीत हासिल हुई है, वहां पर भी मुसलमानों का वोट उधर ही गया है जी। तो क्या हो गया चित्रा जी? मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए कि इंडिया अलायंस वाले लोगों को 30 सीटें आ गई, तेजस्वी जी सीएम बन गए। क्या बड़ी बात यही है कि हम ये चिंता नहीं करते कि हमको कितना वोट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अपने इकबाल से, अपने कॉन्साइंस से और समाज से फीडबैक लेकर जो सत्य महसूस होता है वही काम करते हैं, और यही काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी अकेले भी चुनाव लड़े हैं, और जिस गठबंधन के साथ लड़ते हैं वो भारी होता है। तो तेजस्वी जी किसी वोट बैंक की राजनीति करके ये सोचेंगे कि हम सीएम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हम मंदिर की घेराबंदी करने वाले लोग हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी करने वाले भी लोग हैं। इसकी चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। एक साथ सबके लिए काम करना है, और विकास का जो पैमाना है वो सबके लिए ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से शाना एनसी जी, आप शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ उद्धव गुट के नेता, दोनों लोग मौजूद हैं। एक एक टिप्पणी इनकी ले लेती हूँ, बहुत देर से दोनों लोग हैं। आनंद दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना फंस गई है क्या उद्धव गुट की? उद्धव ठाकरे जहां कुछ फायदे गिना रहे हैं तो सदन के भीतर आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब आपके ऊपर इल्जाम ये लग गया है कि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश में शिवसेना भी जुट गई है, बाला साहब ठाकरे के बेटे जुट गए हैं मुस्लिमों को रिझाने के लिए। चित्रा जी नमस्ते। भाजपा कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, वो मुस्लिम हृदय सम्राट हैं। बताइए, भाजपा ये कह रही है। और भाजपा दूसरी तरफ ये कह रही है कि हम मुसलमानों की खुशहाली चाहते हैं, हम सौगातें मोदी देना चाहते हैं, हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। तो कौन हिंदू विरोधी है, कौन मुस्लिम हृदय सम्राट है, ये देश की जनता को तय कर देना चाहिए। आप कोई बिल ला रहे हैं, जिसके लिए ला रहे हैं उसको आप समझाते, उससे संवाद करते, उसीलिए आपने जेपीसी बनाई, आपने जेपीसी में बहस की। जब आप ये जानते थे कि आपके पास लोकसभा में नंबर है, आपके पास राज्यसभा में नंबर है, बाद में मामला राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, बिल पास होना तय है, तो ये सारा जो नाटक आपने क्यों किया? जिन लोगों के हित की बात आप कर रहे हैं, जिनके रहनुमा आप बन रहे हैं, जिनको सौगातें भेज रहे हैं, आपने अगर उन्हीं का विश्वास नहीं जीता तो आपने क्या किया? ये तो वैसे ही हो गई कि वो मुसलमान जो भारत के रहने वाले हैं वो गाना गा रहे हैं कि कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा,
गिला मौत से नहीं है, अरे हमें तो जिंदगी ने मारा। जो जिंदगियां आप उनको देने जा रहे हैं वो उस जिंदगी से कोई सरोकार रखने ही तैयार नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आपने बार बार हमको कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे कई जगहों पर मुस्लिम संगठनों के निजामुद्दीन की दरगाह के बाहर ये वीडियो आया था जिसमें आनंद दुबे जी मुस्लिम संगठन के लोग बोल रहे हैं ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो ये मुस्लिम संगठन के कुछ लोग ये भी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रा जी उस दिन का आपको संगठन दिखाई दिया जो मिठाई बांट रहे थे, लेकिन जो 20 करोड़ में से 19 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? चश्मे अलग अलग हैं, देखने का तरीका अलग अलग है। अरे भाई, आप जिसके लिए कानून लाते, आपने काला कानून लाया किसानों के लिए, हम किसानों के साथ खड़े हो गए, तब तो हमें किसी ने किसान हृदय सम्राट के उपाधि से नहीं नवाजा। लेकिन आज अगर हम मुसलमान के अच्छाई के लिए, जिससे उनको तकलीफ है, अगर हमने उसके विरोध में कुछ कहा तो हम मुस्लिम हृदय सम्राट हो गए। तो ये जो आंखों का देखने का तरीका है, ये वही बीजेपी है, कहती है ये जो मुसलमान है ना, ये आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये घुसपैठिए हैं, ये आपकी भैंस चुरा लेंगे, तब उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सौगातें मोदी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को खूब साथ दे, सबका साथ सबका विकास करे, इनके लिए काम करे, अरे जिन्ना भी एक बार शर्मा जाए जो स्तुति इस समय बीजेपी मुसलमानों के लिए कर रही है। और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं। मतलब इस देश में नियम के तहत रहना, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना, लोकतंत्र में हम बहस करके अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते क्योंकि हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे। मतलब इस देश को कौन चला रहा है? इस देश को संविधान चला रहा है या कुछ छोटे मोटे कुछ पूंजीपति या कुछ सरकार में बैठे उच्च पदाधिकारी? अब हिंदू विरोधी का तमगा भी नहीं लेना है, सहयोगियों की वजह से मुसलमानों का समर्थन भी करना है, तो अब लाइन ही नहीं तय कर पा रही है उद्धव शिवसेना की किधर जाना है। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप इस देश की बड़ी पत्रकार हैं, मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। आप इस देश की एक बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपसे एक जवाब मांगता हूं। वक्फ बोर्ड का और हिंदुत्व का क्या समानता है? सिर्फ इतना जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड और हिंदुत्व में क्या मिलन है? बताइए, मुझे आपसे सुनना है। दोनों अलग अलग विषय है ना, मुझे लग रहा है जैसे मैं ये जवाब ले लेती हूं। की बात करता है, ठीक है, हिंदुत्व की बात करता है, अलग अलग है ना, दोनों को जोड़ना महामूर्खता दोनों को साथ में क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं महामूर्खता है दोनों को जोड़कर एक साथ देखना। प्रथम ये समझ लीजिए कि ये उद्धव जी की शिवसेना पर, ठीक है चित्रा जी, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों थी ये तो समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। जब 1995 के वक्फ एक्ट को आप देखें या 2013, उसके बाद आपको जो इनएफिशिएंसीज दिखते हैं, जो लिटिगेशन, जो मिसमैनेजमेंट, जो भ्रष्टाचार, जितने सारे केसेस हैं, आपने केसेस की बात की, आपको पता है किसने मुस्लिम परिवारों ने वक्फ को अपना लैंड दिया, अपना इनहेरिटेंस दिया अपाहिज बच्चों के लिए, और वो बिल्डर्स को मिले हैं, वो किस ढंग से किसके लिए गए हैं। तो जब ये इंक्रोचमेंट्स होते हैं दोनों तरफ, क्या आपको नहीं चाहिए कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, हाई कोर्ट में जो केसेस जो बरकरार अभी हैं और जो बाकी है उसमें स्पष्टीकरण मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि सचर कमेटी रिपोर्ट के निमित्त मुस्लिम समुदाय के हिंदू मुस्लिम्स छोड़िए, मुस्लिम्स में शियाज हो, सुन्नीज हो, खोजाज हो, अगकानीज हो, बोराज हो, पसमंदाज हो, सबको मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिला जो सिर्फ 8 थे पूरे वक्फ बोर्ड में, पूरे देश में इतने सालों में, उनको एक समझ के साथ अपना एक हक नहीं मिलना चाहिए? और यहाँ बड़ी बड़ी बातें ये उबाटा सेना कर रही है। उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के जो सोच विचार है वो तो फेंक ही दिया डस्टबिन में, लेकिन उन्होंने जो स्वीकारता की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए और कांग्रेस के साथ सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति, ताकि आप पेश आओ कि जैसे आप कोई सेक्युलर सूडो सेक्युलर हैं। यहाँ आप देखिए कि गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या किरण रिजिजू जी, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में परिवर्तन आए, उनको
खुशहाली मिले, उनको आत्मनिर्भर किया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको सुरक्षा मिले। लेकिन जो वक्फ गलत काम भी कर रहे थे तो वहां ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। ये संशोधन की आवश्यकता क्यों? आप कभी कभार तो देख लीजिए कि कितने केसेस हैं जहां पैसा जाना चाहिए था। मुसलमान जो गरीब है, जो अपाहिज है, जो महिला संघर्ष कर रही है, उनको क्या मिला? या फिर सिर्फ गिने चुने लोग जो अपने समाज के ठेकेदार बनने गए हैं? और इस लाइन में उबाटा सेना भी खड़ी है ये जानने के लिए और ये पेश करने के लिए कि देखिए हम भी आपके साथ हैं इस वोट बैंक की राजनीति में। हमें नहीं करनी है गलत काम, हमें नहीं करना है भ्रष्टाचार, हमें नहीं चाहिए लिटिगेशंस, हमें नहीं चाहिए मिसमैनेजमेंट, हमें चाहिए स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। और गृह मंत्री ने जब चर्चा की 12 घंटे, हमारे डुबे जी पूछ रहे थे कि चर्चा क्यों पार्लियामेंट में चर्चा की आवश्यकता है, व्यू पॉइंट्स की आवश्यकता है। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आनंद दुबे जी की तब तक टिप्पणी ले रही हूँ, इसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आनंद दुबे जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे। आनंद दुबे जी। चित्रा जी, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते। अरे हम तो चाहते हैं कि काला धन वापस आ जाए, हम तो चाहते हैं कि अच्छे दिन वापस आ जाए, हम तो चाहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हमें वापस मिल जाए, हम तो चाहते हैं जो करोड़ों अरबों रुपया लूट कर यहां से भाग गए भ्रष्टाचारी, उनको सरकार पकड़ कर लाए। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई बहन जो 80 करोड़ से ज्यादा संख्या में राशन के लिए लाइन लगाते हैं, उन्हें लाइन न लगाना पड़े। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो क्या आप सुनते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, लेकिन जो हम चाहते हैं सब आप उल्टा करते हैं। आप वो करते हैं जो आपको सुविधाजनक लगता है। आपको जब लगता है सियासी लाभ हिंदुओं से मिलेगा तो हिंदू बन जाते हैं, जब आपको लगता है सियासी लाभ मुसलमानों से मिलेगा आप मुसलमान बन जाएंगे। इसीलिए आपको अयोध्या में हारना पड़ा, आपको रामटेक में हारना पड़ा, रामेश्वरम में हारना पड़ा, आपको चित्रकूट में हारना पड़ा। इस हद तक वहां आप उबाटा सेना के नेतृत्व को देख लीजिए, जहां उन्होंने सोच विचार को तो छोड़ दिया, अवसरवाद और सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए। दुबे जी यहाँ आप प्रवचन दे रहे हैं, आप वो प्रवचन आपके अलायंस में दीजिए, जहाँ आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति 60 साल की है। नहीं तो जब एक वक्फ एक्ट आता 1995 में या 2013 में जब गलत काम थी, जब इनएफिशिएंसी थी, तब आपने क्यों नहीं कहा कुछ? देखिए ये अवसरवाद और जो अपॉर्चुनिज्म बारे में बोलेंगे, वाटा सेना ने समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद बाहर हूं स्टूडियो से, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। सच्चाई की लड़ाई क्या होनी चाहिए? जब आप सच्चाई और नीति नियत में खोट दें तो जनता तय करती है, और जनता ने उनको ठुकराया है 2024 के संविधान। सर ये बात आनंद दुबे जी, ये बिल्कुल सही बात है कि टीवी की डिबेट के बहस से देश नहीं चल सकता, लेकिन सर महाराष्ट्र चलाने के लिए आप लोगों ने तमाम मुद्दे रखे थे जनता के सामने। आप देखिए कितना बुरा प्रदर्शन रहा है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का। यही बात है ना, जो मुद्दे आप अभी गिना रहे थे, ये मुद्दे लेकर आप लोग चुनाव में गए थे, लेकिन उन मुद्दों पर जब वोट पड़ी तो फिर आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल उस पर नहीं जाते हुए वोट पर ही रहते हैं। और मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ। बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम संगठन है वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुसलमानों की वो आबादी जो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, इसको लेकर कैसे समझाएंगे आप लोग कि ये वास्तव में उनके हित में है, उनके हक में है? गरीब लोगों को ताकत देने की कोशिश है सरकार की। प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, 2013 में भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था और राज्यसभा और लोकसभा मिला के कुल मिला के 5.5 घंटे सिर्फ बहस हुई थी। ये दोनों सदनों को मिला के 24 घंटे बहस हुई। 1 करोड़ से अधिक प्रतिवेदन स्वीकार किए गए हैं। 284 संगठनों से सीधी बात हुई है। 25 वक्फ राज्यों के वक्फ बोर्डों से बात हुई है। इतनी व्यापक चर्चा आज तक कभी भी वक्फ बोर्ड में, जो भी चाहे 1913 से लेकर 2025 तक जितनी बार भी वक्फ बिल में संशोधन हुए हैं, कभी भी इतना व्यापक विमर्श कभी नहीं हुआ है। तो स्टेक होल्डर सारे लोगों से बातचीत हुई है। अब अगर कोई धमकाइयां चमकाइयां करना चाहता होगा तो देखिए, इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान किसी की धमकाइयां चमकाइयां के बल पर अपहृत होने नहीं दिया जा सकता।
हमको गरीबों का कल्याण करना है, पसमानदा का कल्याण करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ट्रिपल तलाक पर भी इसी तरह की धमकाइयाँ चमकाइयाँ थी। और आपको ध्यान होगा शाहबानों को कुछ सैकड़ा रुपयों का जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत राशि दी थी, उस राहत राशि को भी इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकाइयाँ चमकाइयाँ से बहकाकर श्रीमान राजीव गांधी ने वो हक भी छीन लिया था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सायरा बानो की पेटिशन पर जब एक आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, तो कानून बनाकर ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिया। ये धमकाइयाँ चमकाइयाँ करते रह गए। सीएए पर भी इसी तरह की धमकाइयाँ चमकाइयाँ थी, लेकिन सीएए अब लगभग 1.5 साल लागू हुए हो गए। आप मुझे कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा जो है व्यक्ति है मुसलमान जो नागरिक था जिसकी नागरिकता चली गई। तो ये अफवाहें फैलाकर कुछ भी अगर चाहें कि हम सड़क पर दबाव बना लेंगे, तो ये बिल्कुल इस देश में ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक सशक्त लोकतंत्र है जो संविधान के आधार पर चलेगा, और हम संवैधानिक मार्ग से जो कोई इसका विरोध करना चाहे उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो अराजक शक्तियों से संविधान और कानून के दायरे में कैसे निपटना, यह भली भांति यह देश जानता है। और अतुल पाटिल जी, इसी अंदाज में लोकसभा के भीतर भी गृह मंत्री की ओर से कहा गया था कि जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि देश के संसद से जो कानून पास होता है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन कानून तो सब पर एक सिरे से लागू होता है। और बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि शाहबानो से लेकर शायरा बानो तक हमेशा आप लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को कमतर आंकने की कोशिश की, उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई। और अगर उनको ताकत कोई दे रहा है, और उसमें भी वक्फ संशोधन विधेयक में 2 महिलाओं की मौजूदगी रहेगी, यह अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इस तरह की अनिवार्यता नहीं थी अतुल जी, तो वो तो मुसलमानों की आधी आबादी को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे अनलिमिटेडली 1 मिनट बोलने देंगी। देखिए, 95 के कानून में महिलाओं को मेंबर बनाने का प्रावधान था, उसमें कोई कैप नहीं थी, आप कितनी भी महिला बना सकते। इन्होंने 2 महिलाओं पे कैप कर दी। अब देखिए एक बात कैसी है, ये मठों से कमीशन मांगते हैं इनके मंत्री कर्नाटक में, इनके महाराष्ट्र के मंत्री मंदिर की जमीन हथिया लेते हैं जिसके ऊपर आरोप है। ये हमारी शायना जी कह रही थी कि भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, वो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे ने पास किए टेंडर बैन पे बैन लगा रहे, बंद कर रहे, उसके ऊपर इंक्वायरी पे इंक्वायरी लगा रहे, आरोप है भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए वो टेंडर कैंसिल हो रहे हैं। पारदर्शिता की बात करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स है बोर्ड के उनको नॉमिनेटेड कर रहे हैं, ये इनकी पारदर्शिता की डेफिनेशन है। इन्होंने आदिवासियों को नहीं छोड़ा है, आदिवासियों का हसदेव जंगल जो इस देश के लंग्स है, 60,000 पेड़ तोड़ दिए हैं, और वो जंगल जो है वो कोयले के लिए अदानी को दे दिया गया है। वो जंगल के बाहर 1 लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो बताया नहीं है। तो मैं सारी बातें जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। बंडोपाध्याय कमेटी, अभी मैं नीतीश कुमार जी पे आता हूं। बंडोपाध्याय कमेटी 2008 में जो मजदूर है, जिनके पास भूमिहीन मजदूर है, जो पटाईदार खेत करते हैं, उनको जमीन बंटवारे के लिए जो कांग्रेस ने 1945 से किया, 1955, 62 हर स्टेट में किया, जो जमीन पे काम करता है उसको जमीन का हकदार बनाने का। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े जमींदारों और बड़े बड़े लोगों को डर कर आज भी वो काम नहीं किया। बंदोपाध्याय समिति का रिपोर्ट उनके पास पड़ा है। तो ये हिमायती किसके नहीं है, ये हिमायती अपने दोस्तों के है, और अपने दोस्तों को लैंड देकर गरीबों का काम करना है। हिंदुओं के हिमायती बनते हैं, हिंदुओं को गरीब कर दिया, बेरोजगार कर दिया, महंगाई उनके ऊपर लाद दी। महिलाओं के बलात्कार के केस में, महिलाओं को असुरक्षित करने के केस में, मॉलेस्टेशन के केस में बीजेपी के नेता दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। वो बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा जो है वहां पे हुई है। अब डी राजा ने कहा, इनकी एक पोल खोली डी राजा जी ने, जो डीएमके के सांसद है, वो उन्होंने कहा तमिलनाडु में जेपीसी आई थी। अब जेपीसी का रिपोर्ट और पार्लियामेंट में जो बात रखी गई है ये मैच ही नहीं करती। जेपीसी में अलग बातें हैं और ये झूठ बोल रहे पार्लियामेंट में। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा पार्लियामेंट पे, और ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा होगा तो मुझको आप सजा दो, मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस बात का भी जवाब किरण रिजिजू या इस देश के गृह मंत्री ने नहीं दिया है। तो ये कैसा है, मुंह में राम और बगल में नथुराम वाली जो बातें हैं उसका हम विरोध करते रहेंगे। बात समाज की नहीं है, जात की नहीं है, धर्म की नहीं है, बात इस देश के हक की है। और जब जब हक पे आवाज उठेगी, जब जब हक पे लात लगाएंगे, तब तब ये कांग्रेस जो है वो खड़ा रहेगा, संविधान के लिए खड़ा रहेगा। किसानों के साथ क्या किया प्रेम भैया, आप बताओ मुझे। किसान तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, उनकी कील ठोकी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए,
ठंडे फवारे छोड़े गए दिसंबर के महीने में, भरी ठंड में, हाड़ कपकपाती ठंड में। क्या किया गया? जब सोनम वांगचुक जी लद्दाख में खड़े थे चाइना के खिलाफ, वो लोग आए, देश के प्रधानमंत्री मिले, लद्दाख से चलकर दिल्ली तक आए थे। आपको किसी की सुनवाई नहीं करनी है, आपको यहां पे तानाशाही करनी है। हम कैसो कानून, हम कहेंगे यही नैरेटिव है, यही सच है तो यही सच है, क्योंकि हमारे पास नंबर है। ऐसा नहीं है चित्रा जी, जो सच है वो सच है और सच के लिए लड़ना पड़ेगा। जवाब ले लेती हूँ, एक एक बात सामने आती है हर वक्त। ठीक है सर, लेकिन सच को लड़ने के लिए जो सच्चर कमेटी आप ही लोगों की सरकार के वक्त सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों की हालत कितनी दयनीय है इस देश में और उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो इस बात का भी जिक्र था कि वक्त में सुधार की बहुत बड़े पैमाने में गुंजाइश है और इसी वजह से बहुत डिटेल्ड में रिपोर्ट भी उसमें दी गई थी। बिल्कुल। अब बीजेपी कह रही कि उसको मानने का काम तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए अतुल जी ने जो सवाल खड़े किए हैं। चित्रा जी सुधार के खिलाफ नहीं है हम, चित्रा जी सुधार के खिलाफ नहीं है हम। मैं उस बात को मानता हूं जो अभिषेक जी ने कहा कि 2013 का मोबाइल 2024 का मोबाइल में अंतर है। सुधार के बिल्कुल खिलाफ मुझे बोलने का ये जो मुझे लूटमार लगता है है उसके कि खिलाफ है हम, ये जो बहुत लूटमार है उसके खिलाफ है हम, ये जो गरीबी का नाम आगे करके जो अदानी अंबानी के नाम करने की बात है उसके खिलाफ है। अरे लेकिन वही शशि थरूर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ प्रावधान बहुत अच्छे हैं, तो आपके सांसद की ओर से भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कुल मिलाकर सवाल आपकी मंशा को लेकर है कि सुधार आपकी मंशा नहीं होती है। चित्रा जी ठीक है, सुधार आपकी मंशा नहीं है, दरअसल एक खास तबके पर कौन बात कर रहा है, कंट्रोल करने की मंशा ज्यादा है। जिसकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी, वो सारे इनके पार्टी में आए हैं, सारे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, बड़े पदों पे बैठे हैं, और हमारे प्रेम भैया बेचारे वहां जाकर अभी भी प्रवक्ता तरीका है। चित्रा जी ठीक है अतुल जी, कुछ नहीं मिला। चित्रा जी तरीका क्या है, चिचियाने वाले को दो और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर जी, अभिषेक झा जी भी हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। ठीक है सर, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, भ्रष्टाचार पर कौन बात कर रहा है? भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है जिसकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है। भ्रष्टाचार पर वो बात कर रहे जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है कब्जा कर लेता है, हवाला ऑपरेशन के द्वारा हवाला से पैसा लेता है, ऐसा फ्रॉड उसके ऊपर केस है, मेरे आरोप नहीं है। फ्रॉड का और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी 420 की केस में सारे भ्रष्टाचारी जो है अपने पार्टी ये है सिद्धारमैया सर उठाकर भ्रष्टाचार पे बात बोलने लगे। ये क्या तरीका है चित्रा जी? चित्रा जी तरीका क्या है? चित्रा जी क्या तरीका है? मैं इनको सुन रहा था ना। चित्रा जी क्या तरीका है? ये 420 लोग चिचियाते क्यों हैं? 420 लोगों को चिचियाहट क्यों होती है? नहीं बोलेंगे वो 420 की नहीं बोलेंगे, नहीं मिलेगा ना, ये अपनी बात कह के निकल जाएंगे। इसलिए अब इनकी सिद्धारमैया जो है वो मुद्दा घोटाले में अभियुक्त है। इनके अब देखिए इनके डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम कर्नाटक की दशा आप जानती है। अतुल जी देखिए, आपने कहा कि आप बोलना चाहते हैं, अब जवाब सुनने का भी धैर्य दिखाइए। दो और लोग हैं सर, वक्त चला जाएगा, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाएगी, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। 12 लाख करोड़ की लूट करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लुटेरे जो है ये दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, जिन पर एक पर जो है 11 साल से पकड़े कर रहे हैं आप, भ्रष्टाचारी, 420 फ्रॉड, हवाला ऑपरेटर, स्मगलर। कोर्ट ने कहा हम 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठे रहे। आपने एविडेंस का इतना चिट्ठा भी नहीं दिया। ये हम हर बार कह रहे हैं, हर बात कांग्रेस ये भद्रता करने आते हैं, भ्रष्टाचारी है सारे अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आप लगातार इंटरप्ट करेंगे सर, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं हो सकता, प्लीज देना पड़ेगा। इनकी दुम पर मेरा पैर पड़ा है। ये बताइए कि 11 साल से क्या पकड़े चल रहे हैं? सब कुछ इनके हाथ में है। गलत आरोप करते हैं, गलत आरोप करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री पर रफाल का आरोप हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं। फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है, एक दिन आएगा, सारी इंक्वायरी आएगी। कैग को जो है वो लाल फाइल में बंद करके कैग को रख दिया है। क्या कोई इंक्वायरी नहीं करता है? ईडी में लोगों को जबरदस्ती रखा जाता है, जजेस के घर में पैसे मिलते हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद इंक्वायरी नहीं करते और हमारे ऊपर जो आरोप किया और साबित नहीं हुआ। 11 साल से क्या आप पकड़े चल रहे हो? क्या मित्र
सिर पीटी आप तो लौंडे पार्टी लौंडे पार्टी मेरा सवाल यह है कि 11 साल से क्या आप पकोड़े तल रहे थे? दोनों लोग अगर बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, और दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। सर प्लीज, आरोप में कि किसी का कोई घोटाला नहीं है। आपने मनमोहन सिंह साहब को बदनाम मैं किया, तो उनके पीछे आप बोला गांधी नहीं परिवार था पर ना। आरोप करते रहे। अफसोसनाक है। ठीक है, अफसोसनाक है। इस तरह से कैसे बात हो पाएगी? मुझे लग रहा है कि मैं जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का रुख कर लेती हूँ। सर, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। और उसके बाद आनंद दुबे जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। नवल किशोर जी, जल्दी से, आप लोगों को लग रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स के मन में आरजेडी अपने गठबंधन के साथ और ज्यादा जगह बना पाएगी और पसमानदा मुसलमान कहीं छटक के उधर तो नहीं चले जाएंगे? मैं लगातार बोल रही थी, बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मैं लगातार उनसे गुजारिश कर रही थी, वो नहीं सुन रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? ये गलत अब ये तरीका तो खुद में है, अनुशासन होना चाहिए ना, और डिबेट की अपनी मर्यादा भी होती है। बहस करता हूँ, मेरा अपराध है। देखिए आप भी डर जाते हैं। सभ्यता से मर्यादा से बहस करता हूँ, मेरा अपराध है। चलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना डिबेट। प्लीज तुलसी का ऑडियो डाउन कीजिए। बाकी लोग यहाँ पर विंडो में सजावट के लिए तो बैठे नहीं है, अपनी अपनी टिप्पणी करेंगे, प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से अपनी बात 2 लाइन में खत्म कीजिए। हाँ, आवाज बंद कर दी मैंने, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, 420 की पार्टी जो है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी, कीचड़ में आकंठ डूबी पार्टी, जब भ्रष्टाचार पर बात करती है तो ऐसा लगता है कि छलनी जो है सुई के छेद का छिद्रान्वेषण करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सत्य यह है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और वहां हम गरीबों, वंचितों, शोषितों का पक्ष लेंगे। ये जो लूट था, वो लूट की छूट बिल्कुल बंद हो गई है। इसलिए जो चिचियाहट है ये, चित्रा जी। अब मैं सीधे आपके पास, नवल किशोर जी, पसमानदा मुसलमान जिसको रिझाने की कोशिश लगातार एनडीए की ओर से की जा रही है, और आप लोग मुसलमानों के वोट पर खुद का दावा कर रहे हैं, तो गरीबों की आवाज को अगर बुलंद करें। और दहशतगर्दों की पार्टी है। नवल किशोर जी, मुझे बोलना है या नहीं, आप बताइए जल्दी से। हाँ, देखिए बोलना है। देखिए, मैं अभी सुन रहा था प्रेम शुक्ला जी को, और भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे। इनको कम से कम सृजन पे बताना चाहिए कि सृजन चोर कहाँ छुपे हुए हैं। 35 असहाय बच्चियों के रेपिस्ट, जो मूछ वाले और तोंद वाले भाजपा और जदयू के लोग थे, वो कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नीतीश कुमार पर 40 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे पूरे बिहार के चुनाव के समय में, वो कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है, उसको वित्त मंत्री बना देती है, सारे चोर को पैसा लेके देश से बाहर भगा देती है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। आप देखिए, ये पगला गया, प्रेम शुक्ला पगला गया। देखिए इसको, देखिए पगला गया प्रेम शुक्ला, इसको मालूम नहीं है किस तरह की टिप्पणी आप लोग करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हम, मुझे लगता है कि मेन मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे ना। ये कौन पगला गया, कौन नहीं पगला गया? अभिषेक झा जी, जल्दी से क्लोजिंग टिप्पणी। अभिषेक झा जी, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। सबका ऑडियो डाउन कीजिए, वक्त नहीं है। अभिषेक झा जी प्लीज जल्दी से क्लोजिंग टिप्पणी। अभिषेक जी, कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरह हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। आपने जब उनसे लॉजिक पूछा तो लॉजिक का कोई आंसर वो देंगे नहीं। अपग्रेडेशन हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। मैंने तो पहले भी कहा है कि द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। जो सबसे स्थायी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में है वो है बदलाव, और बदलाव बेहद जरूरी होता है, सकारात्मक दिशा में होता है। उस पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय था, बिल पेश भी हो चुका है, पास भी हो चुका है, और ये नाहक ही सिर्फ माहौल खराब करके एक राजनीति करना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो सके चुनावों में। लेकिन हमने कभी इसकी चिंता नहीं की है। ये अपनी पोस्टर पॉलिटिक्स करते रहे, इनकी पोस्टर पॉलिटिक्स इनको मुबारक। लालू जी की सच्चाई भी देश के सामने है, और जितनी ये पार्टियां सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को बताती हैं लेकिन तुष्टीकरण करके वोट पाती हैं, उनकी भी सच्चाई इस देश के लोगों के सामने है। इसलिए इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चित्रा जी, आगे भी ठीक है, गरीब मुसलमान, अब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई के किसके दावे का दम दिखेगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। वक्त संशोधन बिल फिलहाल लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ये कानून बन जाएगा और सभी देशवासियों पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन सड़क से लेकर कोर्ट तक की ये जो लड़ाई है, ये कहां पर जाकर होगी खत्म? सरकार की ओर से कैसे समझाया जाएगा मुस्लिम समुदाय को कि ये आपके हक की बात है?
क्योंकि बार बार सरकार यह दावा करती है कि 17.5% से ज्यादा जो देश के भीतर मुस्लिम आबादी है उसमें 75% तो वो तबका है जिसकी आवाज को सुना नहीं जाता है। वो आज भी गरीब का गरीब बना हुआ है और वक्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ ठेकेदारों की ओर से लगातार उनके हक को मार दिया जाता रहा है। ऐसे में क्या इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में? लगातार एबीपी न्यूज की नजर हर एक जानकारी हर एक खबर पर बनी रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।